हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड लगभग सारी बातें कर चुके थे, पर कुछ छोटी छोटी बातें छूट रही हैं, उन्हें और कवर किया जाए। मुझे यहाँ पे बात करनी है सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट और सेंसिटिविटी में एक रिलेशन है, पर उससे पहले बात करूँ पोटेंशियल ग्रेडियंट की। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या पढ़ा था? VPM अपॉन LPM। पोटेंशियल अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर अपॉन टोटल लेंथ, यानी कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको हमने आगे बात की थी, I इंटू RPM अपॉन LPM। और फिर हमने RPM अपॉन LPM की बात की थी। क्या पढ़ा था? RPM अपॉन LPM इक्वल्स टू 1 अपॉन LPM इंटू RPM को लिख रहा हूं रो इंटू LPM अपॉन A। किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? रो L अपॉन A, वो लिखा मैंने। तो LPM से LPM कैंसिल हो गया, क्या बचा? आपके पास आया RPM अपॉन LPM इक्वल्स टू रो अपॉन A। यस, और ये भी आपको पता है कि पूरा पोटेंशियोमीटर वायर सेम मटेरियल का बनेगा, इसलिए रो कांस्टेंट, दूसरी बात आपको शुरुआत में बताया गया था कि पोटेंशियोमीटर वायर इज अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वायर, दैट मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर इज सेम एवरीवेयर इन द पोटेंशियोमीटर। यस, पोटेंशियोमीटर वायर में सब जगह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिमेन सेम, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो कांस्टेंट। इसका मतलब आपके पास जो आया, क्या आया? RPM अपॉन LPM की वैल्यू जो कितनी आई? रो अपॉन A। ये कितनी आ गई आपके पास? कांस्टेंट आ गई। ठीक है जी। एक बात तो मैं वापस से बोलूं, पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि VPM अपॉन LPM इज इक्वल्स टू I इंटू रो अपॉन A। ये मेरे पास एक रिलेशन आता है। ठीक है जी। दूसरी बात है यहां पे सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। पोटेंशियोमीटर वायर की या पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट? अच्छा जी, कौन सा पोटेंशियोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होगा? जिसका, वापस से बोलता हूं, अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कम होगी, यानी कि पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर पर पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, तो पर यूनिट लेंथ पे पोटेंशियल कम है और मुझे सेकेंडरी सर्किट में किसी सेल या किसी अननोन पोटेंशियल वाली डिवाइस को बैलेंस करना है, तो क्या होगा? एक्स की वैल्यू कम, आप याद करो, याद आ रहा है? VPQ इक्वल्स टू X इंटू L, याद आ रहा है? क्या सेकेंडरी सर्किट में P और Q के बीच में जो अननोन पोटेंशियल वाली डिवाइस है उसका पोटेंशियल X इंटू L के इक्वल होता है। L यहां पे क्या होती है? बैलेंसिंग लेंथ। यस, तो अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा तो बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा मिलेगी, और जितनी ज्यादा बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी उतनी ज्यादा सेंसिटिविटी होगी। यस, तो मैं क्या कह रहा हूं? अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा तो बैलेंसिंग लेंथ यानी कि नल डिफ्लेक्शन पॉइंट की हायर पोटेंशियल एंड से डिस्टेंस वो क्या होगी? ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी उसका सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। यस, ओके। अब यहां पे मैं इसको दो केसेस में डिवाइड कर रहा हूं। इस पूरी कहानी को मैं दो केसेस में पढ़ रहा हूं। केस फर्स्ट, इफ potential across potentiometer wire is kept constant। अगर पोटेंशियोमीटर वायर पे पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखा जाए। यस, ये एक बैटरी, ये एक की,
ये आपने बनाया रियोस्टेट, ये जो है ये पोटेंशियोमीटर वायर है ए एंड बी। रियोस्टेट की पोजीशन को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, दिस इज फिक्स्ड। यस, अगर इसको फिक्स कर दिया है तो सर्किट में करंट फ्लो कांस्टेंट रहेगा। यस, और करंट कांस्टेंट रहेगा तो पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है जी, ओके। और यहां पे ये आपके पास एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है। मैं यहां पे सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूं कि इफ वीपीएम इज कांस्टेंट, ये देखो आपका कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल्स टू वीपीएम अपॉन एलपीएम। अगर आपने पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल कांस्टेंट कर दिया तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और पोटेंशियल ग्रेडियंट इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया तो आप क्या कहेंगे, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। और इन दोनों से मिलाकर अगर बात करें तो क्या कहेंगे, सेंसिटिविटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। यानी कि वो पोटेंशियोमीटर वायर ज्यादा सेंसिटिव होगा जिसकी लेंथ ज्यादा होगी। जिस पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ ज्यादा होगी वो ज्यादा सेंसिटिव होगा। बोलिए ये बात क्लियर है क्या? यस, ओके। कब? जब आपने पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल को कांस्टेंट रखा है। इज दैट क्लियर? यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप ज्यादा लेंथ के पोटेंशियोमीटर वायर यूज करेंगे तो उसके लिए सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। सेंसिटिविटी ज्यादा होगी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, और पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा तो ज्यादा लेंथ पे जाकर बैलेंसिंग मिलेगी। यानी कि नल डिफ्लेक्शन पॉइंट ज्यादा लेंथ पे जाके मिलेगा, और जितनी ज्यादा लेंथ पे जाके मिलेगा इसका मतलब उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है। ये बात क्लियर है? एक बात। दूसरी बात, आपने पढ़ा पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू वीपीएम अपॉन एलपीएम, और इसको फाइनली आपने पढ़ा आई इंटू आरपीएम अपॉन एलपीएम, और फिर इसको फाइनली पढ़ा आपने आई आरपीएम अपॉन एलपीएम को क्या लिख दिया, रो अपॉन ए। तो आप क्या लिखेंगे, इनटू रो अपॉन ए। तो मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला काम में ले रहा हूं आई इंटू रो अपॉन ए। यस, और केस सेकंड की बात कर रहा हूं, इफ करंट थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर इज केप्ट कांस्टेंट। अगर पोटेंशियोमीटर वायर से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू को कांस्टेंट रखें, राइट? चेक करना जी। मैं यहां पे कह रहा हूं करंट को आपने क्या कर दिया, कांस्टेंट, रो कांस्टेंट है ही। यस, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। यस, और दूसरी बात, sensitivity is inversely proportional to potential gradient and potential gradient is inversely proportional to area of cross section। ये सारी बात कैसे हो रही है, आप मेरी बात को वापस से समझो। इससे पहले वाले केस में भी बात करता हूं, ढंग से समझोगे समझ में आएगा। केस वन, इफ पोटेंशियल अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर इज केप्ट कांस्टेंट, पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल कांस्टेंट रखा है, राइट? तो उस केस में क्या होगा, पहली बात, potential gradient will be inversely proportional to length of potentiometer wire and यहां पे एक बात और लिखनी थी, and potential gradient will not depend on the area of cross section। यानी कि 4 मीटर लेंथ के पोटेंशियोमीटर वायर को हटाकर अगर 10 मीटर लेंथ का पोटेंशियोमीटर वायर लगा देंगे, राइट? क्या कह रहा हूं, 4 मीटर लेंथ का पोटेंशियोमीटर वायर हटाकर 10 मीटर लेंथ का पोटेंशियोमीटर वायर लगा देंगे तो उसकी लेंथ इंक्रीज होने की वजह से पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगा, और पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगा तो सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ये बात क्लियर है? एक बात, क्या किया मैंने, कम लेंथ के वायर की बजाय ज्यादा लेंथ का वायर का काम में लूं और उस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखा गया है, तो सेंसिटिविटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर एंड फिर से बोलता हूं,
Potential gradient will be inversely proportional to the length of potentiometer wire and sensitivity will be proportional to the length of potentiometer wire. ज़्यादा लेंथ वाले वायर में वायर के पोटेंशियोमीटर के लिए सेंसिटिविटी हाई होगी. यस. अब दूसरा केस अपन ने पढ़ा. दूसरे केस में क्या पढ़ा कि अगर करंट को कांस्टेंट रखें तो अगर मैं अलग अलग वायर काम में लूं तो जिस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उसकी सेंसिटिविटी हाई होगी. और सेंसिटिविटी इस केस में लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर पर डिपेंड नहीं करेगी. बोलिए बात क्लियर है? फिर से बोलूं, फिर से बोलता हूं. केस फर्स्ट, केस सेकंड, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू, मैं लिख रहा हूं V PM अपॉन L PM. इस केस में पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल्स टू लिख रहा हूं I इंटू रो अपॉन A. इस केस में कह रहा हूं इफ potential across the potentiometer wire is kept constant. इस केस में कह रहा हूं if current through the potentiometer wire is kept constant. तो इस केस में क्या होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी फ्री ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा और लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. यस. और सेंसिटिविटी का क्या होगा? सेंसिटिविटी विल बी प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर एंड सेंसिटिविटी विल आल्सो नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर. यानी कि डिफरेंट पोटेंशियोमीटर वायर लिए जाएं जिनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी डिफरेंट है और लेंथ भी डिफरेंट है. बट अगर पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल के सेम रखा है, कांस्टेंट रखा है, तो सेम लेंथ के बट डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वायर हो, पर सबके लिए सेंसिटिविटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम होगा. बट अगर अलग अलग लेंथ के पोटेंशियोमीटर वायर लिए गए तो जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसके लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा. यस. सेकंड केस में आ जाओ. अगर करंट को सेम रखेंगे तो करंट भी सेम, रेजिस्टिविटी भी सेम, तो आप क्या कहेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड सेंसिटिविटी विल बी प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. यस. दूसरी बात, इस केस में पोटेंशियल ग्रेडियंट विल नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर एंड सेंसिटिविटी विल आल्सो नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर. बात क्लियर है? यानी कि मैं डिफरेंट वायर्स लूं जिनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी डिफरेंट है, जिनकी लेंथ भी डिफरेंट है, तो लेंथ पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा. लेंथ ज्यादा ले लोगे तो भी सेंसिटिविटी उतनी रहेगी, पर जिस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी और पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा. ये दो केसेस ढंग से समझ के ढंग से समझने, क्योंकि ये आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेंगे. ढंग से समझना. राइट. आगे चलें. यहां पे एक क्वेश्चन और बनता है. क्या क्वेश्चन बनता है? ये हमारा क्वेश्चन है जी. अ सेल इज बैलेंस्ड अगेंस्ट 360 सेंटीमीटर ऑफ 10 मीटर लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर. यानी कि मैं आपको इसको ढंग से बना के समझा दूं तो क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा. देखो जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की क्या है कि ये केस कौन सा है. सर, करंट इन द पोटेंशियोमीटर वायर इस कांस्टेंट वाला केस है या पोटेंशियल अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर कांस्टेंट वाला केस है? देखो, करंट कांस्टेंट के लिए तो ये इसको बोलना पड़ता. अभी तो हमने क्या किया है, इस पूरे सर्किट में से एक पोटेंशियोमीटर वायर को हटाया, 10 मीटर लॉन्ग वायर को हटाया और 12 मीटर लॉन्ग वायर को लगाया. ठीक है जी. और
इस केस में हम ये मान के चल रहे हैं कि पोटेंशियल अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर इज कांस्टेंट। हम ये मान के चल रहे हैं कि प्राइमरी सर्किट में कुछ और कनेक्टेड नहीं है, कोई रियोस्टेट कनेक्टेड नहीं है, कोई रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि इसने एक वायर से दूसरे वायर को सीधे सीधे रिप्लेस किया। इसका मतलब प्राइमरी सर्किट का नेट पोटेंशियल कांस्टेंट है, इसलिए पोटेंशियोमीटर वायर पर पोटेंशियल भी कांस्टेंट रहेगा। तो पोटेंशियल कांस्टेंट वाला केस है ये, राइट। तो 10 मीटर लंबा वायर लेंथ वायर 10 मीटर लेंथ वाला वायर जो था वो कितनी लेंथ पे, उस पोटेंशियोमीटर वायर पे एक सेकेंडरी सर्किट में लगा हुआ सेल कितने डिस्टेंस पर बैलेंस हो रहा था, 360 सेंटीमीटर पे। तो मैं यहां पे इसको ऐसे लिख दूं ना, E नॉट इज इक्वल्स टू XL, या ऐसे भी नहीं लिखूं, X1 L1। यस, बात क्लियर है, ओके। और E नॉट ऐसे की ऐसे, X1 को क्या लिख दूं, VPM अपॉन L1 इंटू स्मॉल L1। इस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो VPM अपॉन L1 लिख दिया इंटू स्मॉल L1। ठीक है जी, इसको बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलें आगे। अब सुनो, मैंने पोटेंशियोमीटर वायर चेंज कर दिया और उसकी लेंथ 10 मीटर के बजाय बढ़ाकर कितनी कर दी, 12 मीटर कर दी। तब भी बैलेंस तो इसी को करना है, इसी सेल को, सेम सेल को। कहा गया सेम सेल, ठीक है। तो यहां पे भी क्या लिखा जाएगा, E2 इक्वल्स टू X2 इंटू L2। पहली बात तो ये कि वायर की लेंथ इंक्रीज हो गई, पोटेंशियल उतना का उतना है, तो ज्यादा लेंथ पे उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो उसको मैंने X2 लिख दिया। तो अब बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा होगी इसलिए इसको L2 लिख दिया। मैं यहां पे फिर लिख रहा हूं E नॉट, इसी सेल को तो बैलेंस कर रहे हैं, E नॉट लिखा। E नॉट इक्वल्स टू X2 को क्या लिखूंगा, VPM अपॉन L2 इंटू स्मॉल L2। आपको समझ में आ रहा होगा शायद, क्या L1 बैलेंसिंग लेंथ है और कैपिटल L1 पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ है, L2 बैलेंसिंग लेंथ है और L2 पोटेंशियोमीटर वायर की बाद वाली लेंथ है। यस, अब इन दोनों को देखो, ये भी E नॉट को बता रहा है, ये भी E नॉट को बता रहा है, तो इक्वेट कर लो। तो VPM अपॉन L1 इंटू स्मॉल L1 इक्वल्स टू VPM अपॉन L2 इंटू स्मॉल L2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो VPM से, इस पूरे VPM से ये VPM कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, स्मॉल L1 अपॉन कैपिटल L1 इक्वल्स टू स्मॉल L2 अपॉन कैपिटल L2। यहां से स्मॉल L2 निकालना है, क्या लिखेंगे, ये L2 उधर चला जाएगा, तो L2 अपॉन L1 इंटू स्मॉल L1, यानी कि L2 इक्वल्स टू बाद वाले वायर की लेंथ 12 मीटर, पहले वाले वायर की लेंथ 10 मीटर, और बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ रही थी, 360 पहले। तो 10 से 10, ये दोनों मीटर में और ये सेंटीमीटर में। हमें यूनिट लिखने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो ये यूनिट लेस, तो जो सेंटीमीटर में, तो आंसर भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। यस, तो आप क्या लिखेंगे, L2 इज इक्वल्स टू, हाँ जी, 144 इंटू 3 432 सेंटीमीटर। अब जो बैलेंसिंग लेंथ होगी वो कितनी होगी, 432 सेंटीमीटर। इनको मल्टीप्लाई करके लिखा है। बोलिए, बात क्लियर है? यस। चलिए एक और क्वेश्चन किया जाए, कुछ क्वेश्चन और करके देखे जाएं। ये एक क्वेश्चन है जी, एक बैटरी कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक पूरा पोटेंशियोमीटर वायर कनेक्टेड है, और पोटेंशियोमीटर वायर के लिए लिखा हुआ है RPM इक्वल्स टू 1.8 ओम पर मीटर। यस, ओम पर मीटर, यानी कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दे रखा है। स्मॉल RPM का मतलब ही क्या है, कैपिटल RPM अपॉन LPM, जिसकी वैल्यू दे रखी है 1.8 ओम पर मीटर, और इसकी टोटल लेंथ दे रखी है 10 मीटर। हाँ जी, तो मुझे क्या निकालनी है, इसकी बैलेंसिंग लेंथ। अब पहली बात, सबसे पहली बात,
इसका ईएमएफ जो है वो है ई नॉट इक्वल्स टू 3 वोल्ट। यस, और बैलेंसिंग लेंथ मान लेते हैं कितनी डिस्टेंस पे मिली, एल पे डिस्टेंस पे मिली। यस, यानी कि नल डिफ्लेक्शन दिखाया इसने। तो आपको क्या लिखना चाहिए, ई नॉट इक्वल्स टू एक्स इंटू एल, ये इक्वेशन नंबर 1। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा है और साथ में गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस दे रखा है। दे रखा होगा, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना है, 0। और जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा। और यहाँ पे भी जब सेल से करंट फ्लो ना हो तब सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इट्स ईएमएफ। तो सेल पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ पे अंदर भी कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा, तो टर्मिनल वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ईएमएफ। तो ईएमएफ इज इक्वल टू एक्स इंटू एल। बोलिए हाँ के ना, ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये नल डिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। नल डिफ्लेक्शन मतलब करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0। गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है। जब गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। पहली बात, सेल से करंट नहीं ले रहे, सेल से करंट फ्लो हो ही नहीं रहा। जब गैल्वेनोमीटर से नहीं हो रहा तो उस पूरी ब्रांच से भी नहीं हो रहा, यानी कि सेल से भी नहीं हो रहा। जब सेल से करंट ही फ्लो नहीं हो रहा तो सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इट्स ईएमएफ, एंड इट्स ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस ए एंड जे। यही तो सीखा था। यस, तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए ई नॉट की वैल्यू तो मेरे पास है, बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है, उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट। यस, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, एक्स इक्वल्स टू वीपीएम अपॉन एलपीएम। वीपीएम को लिखेंगे आई इंटू आरपीएम अपॉन एलपीएम। आरपीएम अपॉन एलपीएम की वैल्यू तो डायरेक्ट दे रखी है, पर करंट भी निकालनी है, तो क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल्स टू, हाँ जी, आई ई बी। ई बी कौन है, ये है ई बी, बैटरी इन द प्राइमरी सर्किट। उसका ईएमएफ कितना है, 10 वोल्ट, अपॉन इस प्राइमरी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस लिखना है। तो इसमें सबसे पहले आरपीएम, पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस, प्लस कैपिटल आर। कैपिटल आर कौन, जो यहाँ पे सीरीज में एक और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। यस, फिर प्लस स्मॉल आर। स्मॉल आर कौन, सेल का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस, इनटू, ये तो आई की वैल्यू होगी, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ ऑफ द क्लोज लूप अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द क्लोज लूप। यस, इनटू आरपीएम अपॉन एलपीएम, इसको स्मॉल आरपीएम लिख देता हूं। हो गया जी मेरा क्वेश्चन सॉल्व। इसकी वैल्यू 10 वोल्ट, हाँ जी। आरपीएम यहां से निकाल सकता हूं क्या, मैं लिख सकता हूं आरपीएम इक्वल्स टू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इनटू लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ऐसे लिख सकता हूं। तो आरपीएम की वैल्यू 1.8 ओम पर मीटर इंटू 10 मीटर लेंथ का वायर, यानी कि 18 ओम। यस और नो, बस हो गया काम। क्या लिखूंगा, यहाँ तो लिखूंगा 18 ओम, यहाँ लिखूंगा 20 ओम, यहाँ लिखूंगा 2 ओम इंटू 1.8। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी आई थी, आपके पास ऊपर है 10, नीचे हो जाएगा 40 इंटू 1.8, यानी कि x इक्वल्स टू 1.8/4। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ तो 1/4 बचा था। दिस मच वोल्ट पर मीटर। ये आपके पास आ गई किसकी, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई। यस, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं, x इज इक्वल्स टू, हाँ जी, I की वैल्यू नहीं, इसमें लिखनी है। यहां पे x तो आई गया हमारे पास, x नहीं लिखना है। हाँ जी, क्या लिखना है, यहां पे लिखना है E नॉट इक्वल्स टू XL नॉट। E नॉट की वैल्यू 3 वोल्ट, देखो ये दे रखी 3 वोल्ट, इक्वल्स टू x 1.8/4 इंटू L नॉट। L नॉट है क्या, चलो इसको L नॉट ही लिख देते हैं, E नॉट है तो L नॉट लिख देते हैं, तो यहां भी L नॉट लिखेंगे। ठीक है जी, क्या होगा, L नॉट, ये 4 ऊपर जाएगा तो 3 इंटू 4/1.8, तो इसको लिख देता हूं L नॉट इक्वल्स टू 3 इंटू 12, 3 इंटू 4 12 अपॉन नीचे 18 ऊपर 10, 6 से कैंसिल हो रहे हैं तो 6 2 ज़ा 12 और 6 3 ज़ा 18, तो L नॉट इक्वल्स टू 20/3
इक्वल्स टू 6.67 मीटर, यानी कि L नॉट इक्वल्स टू 667 सेंटीमीटर। ये बैलेंसिंग लेंथ आएगी 3 वोल्ट के सेल के लिए। बोलिए बात क्लियर है क्या? यस, ओके। एक और क्वेश्चन किया जाए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक पोटेंशियोमीटर वायर बना हुआ है, प्राइमरी सर्किट गिवन है, सेकेंडरी सर्किट गिवन है। सेकेंडरी सर्किट में 2 सेल पैरेलल में कनेक्टेड है और सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखे हैं, राइट। और नल डिफ्लेक्शन कहां मिल रहा है? 6 मीटर पे। बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ रही है? 6 मीटर, राइट। तो पहले ही 2 सेल पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनका क्या निकालना पड़ेगा? नेट ईएमएफ। नेट ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला क्या था, याद है? E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। यस और नो? चलो जी, E1 2 वोल्ट, E1R2 इंटू 1 ओम, R2 की वैल्यू 1 ओम, प्लस E2R1 3 वोल्ट इंटू 2 ओम अपॉन R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1। दैट मीन्स ये 2 और ये 6, यानी कि ऊपर तो 8 नीचे 3 वोल्ट। 8/3 वोल्ट तो ईएमएफ हो गया। और इस पूरे का नेट ईएमएफ ई नॉट हो गया, तो आप क्या लिखेंगे? ई नॉट इक्वल्स टू एक्सएल नॉट। ई नॉट की वैल्यू 8/3 वोल्ट। पोटेंशियल ग्रेडियंट पता नहीं, पर बैलेंसिंग लेंथ कितनी? 6 मीटर। इससे आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया जी। 6 को नहीं चले जाओ, तो 8/3 इंटू 6, 2 से कैंसिल होंगे तो यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 3। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 4/9 वोल्ट पर मीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। और पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू वापस से निकालो किससे? प्राइमरी सर्किट से। लिखो जी, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या लिखाया था? I इंटू RPM अपॉन LPM। मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, वरना I इंटू RPM क्या होता है? VPM। तो VPM अपॉन LPM ही तो X होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। लिखो जी, X इक्वल्स टू I के लिए क्या लिखना पड़ेगा? EB अपॉन RPM प्लस RRB प्लस स्मॉल r इंटू RPM अपॉन LPM। यस, अभी निकाला ना इससे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट। सॉल्व करो पोटेंशियल ग्रेडियंट। हाँ जी, EB की वैल्यू वही 10 वोल्ट है। RPM 5 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर कितना है? 5 ओम। रेजिस्टेंस बॉक्स में कितना रेजिस्टेंस लगाया? मान लेते हैं R। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है जी वहां पे? 1 ओम इंटू RPM की वैल्यू 5 ओम और LPM की वैल्यू 10 मीटर। ये दे रखी है। यस और नो? यहां से लिखो X इक्वल्स टू, देखो जी, ये 10 से तो ये 10 काट लो, ऊपर 5 नीचे 6 प्लस R। ये इक्वेशन नंबर 2, ये थी इक्वेशन नंबर 1। दोनों किसकी वैल्यू है? पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू। सॉल्व कर लो, दोनों को इक्वेट करो, तो क्या आएगा? बाय इक्वेशन 1 एंड 2, 5/6 प्लस R इज इक्वल्स टू 4/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करो जी, 9 इधर जाएगा तो 9 5 जा 45, ये उधर जाएगा तो 6 4 जा 24 प्लस 4R। इसको इधर लाके सब्ट्रैक्ट करोगे तो 21 इक्वल्स टू 4R। तो R इक्वल्स टू 21/4, यानी कि 5.25 ओम। तो रेजिस्टेंस बॉक्स में कितना रेजिस्टेंस यूज किया है? 5.25 ओम का रेजिस्टेंस यूज किया है। बोली बात क्लियर है क्या? सबको क्लियर है? ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे की बात सोचेंगे।
हाँ जी, क्या क्वेश्चन है? एक प्राइमरी सर्किट है पोटेंशियोमीटर वायर का, ये पोटेंशियोमीटर वायर ही है भाई साहब, ए एंड बी, और इस पोटेंशियोमीटर वायर पे यहां पे एक सेकेंडरी सर्किट दे रखा है और नल डिफ्लेक्शन कहां मिलेगा वो पूछा गया है, बैलेंसिंग लेंथ, ये बात पूछी गई है, राइट। सुनिए, पहले प्राइमरी सर्किट से पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या लिखते थे? आई इंटू आरपीएम अपॉन एलपीएम। आई की वैल्यू के लिए क्या लिखोगे? ई बी अपॉन आरपीएम प्लस आर प्लस स्मॉल आर इंटू 10 ओम बाय 10 मीटर। आरपीएम भी 10 ओम और एलपीएम की वैल्यू 10 मीटर। यस, तो इससे पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू क्या आ रही है? चेक करो जी। ई बी 10 वोल्ट, आरपीएम 10 ओम, कैपिटल आर, ये जो कैपिटल आर अलग से रेजिस्टेंस सर्किट में कनेक्टेड है, कितना? 2 ओम, प्लस स्मॉल आर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस वो भी 2 ओम, इनटू इधर आ गया 1, तो कितना आया जी? x इक्वल्स टू आपके पास आया 10/14 यानी कि 5/7 वोल्ट पर मीटर। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई। अब इस सर्किट में देखो, इस सर्किट में क्या क्या कनेक्टेड है? पूरे सीरीज सर्किट में एक 14 वोल्ट की बैटरी है, एक 2 ओम रेजिस्टेंस है, एक 5 ओम रेजिस्टेंस है, सब सीरीज में है। तो इस सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी? 14 वोल्ट बाय 2 प्लस 5 ओम। ये पूरा का पूरा क्लोज सर्किट जो है। यस, करंट यहां से आई जाएगी, फिर यहां आएगी, फिर यहां आएगी और पूरी सर्किट में ये रहेगी। तो पूरा ये करंट आई को कहां से फ्लो होना पड़ा? 2 ओम से और 5 ओम से। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना हो गया सीरीज में? टोटल 7 ओम। तो 14/7 यानी कि 2 एम्पियर यहां पे करंट हो गई क्या? तो इस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस, उसको वी बोल देता हूं। V इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? I इंटू आर। आई की वैल्यू 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना? 2 ओम, तो पोटेंशियल इक्वल्स टू कितना हो गया? 4 वोल्ट। तो इस सेकेंडरी सर्किट में यहां इन दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियोमीटर वायर पे इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, तो क्या लिखेंगे? V इक्वल्स टू XL लिखेंगे। V की वैल्यू 4 वोल्ट, पोटेंशियल ग्रेडियंट 5/7 और बैलेंसिंग लेंथ L। बस सॉल्व कर लेते हैं। तो L इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 7 उधर जाएगा तो 4 7 28 अपॉन 5, इसको लिख सकता हूँ 56/10 यानी कि बैलेंसिंग लेंथ इज 5.6 मीटर। बोलिए, बात क्लियर है कि नहीं है? यस, ओके। चलिए, अब हमारा यहां पे खत्म होता है पोटेंशियोमीटर। यस, पोटेंशियोमीटर हम खत्म कर चुके हैं। अब अगली बात हम करेंगे यहां पे हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। राइट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात क्या है? सुनिए, ये एक रेजिस्टेंस है जिसमें कोई करंट आई फ्लो हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये किसी सर्किट में कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है, कुछ मान लेते हैं V है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है R। व्हाट इज EMF या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? दोनों की डेफिनेशन याद करो। The amount of energy spent by the battery to move 1 coulomb of charge once in the closed circuit is known as EMF. Amount of battery spent to move 1 coulomb of charge once in the closed circuit. तो भाई साहब, अगर बैटरी ने एनर्जी अपनी स्पेंड की है तो वो एनर्जी इज कंजर्व्ड। एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो यहां से जो एनर्जी खर्च हुई है वो कहां खर्च हुई है? रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। तो रेजिस्टेंस पे वो एनर्जी हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस होगी। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज वंस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट फ्लो होने के लिए बैटरी को कुछ वर्क करना पड़ेगा एंड दैट वर्क विल कन्वर्ट इनटू द हीट प्रोड्यूस एट द रेजिस्टेंस। यस, यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वेन एवर करंट फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टेंस some heat is produced, right? Whenever
व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टेंस, जब किसी रेजिस्टर से करंट फ्लो होता है, सम हीट प्रोड्यूसेस ऑन इट, इस पे कुछ हीट प्रोड्यूस होती है। दिस इफेक्ट ऑफ करंट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, राइट, नंबर वन। नंबर टू, अब कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है वो क्या होगा, मैं क्या कहूं, हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू वर्क डन, हीट प्रोड्यूस्ड ऑन द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वर्क डन फॉर द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द रेजिस्टेंस। उस रेजिस्टेंस से करंट के फ्लो होने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क विल कन्वर्ट इनटू द हीट। इज दैट ओके? चलिए, तो मैं क्या कहूं, हीट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन, छोटा सा करंट फ्लो हुआ, उस करंट के फ्लो होने के लिए कुछ वर्क हुआ छोटे से करंट के लिए, राइट, थोड़े से समय के लिए, तो उस वर्क डन को अगर इंटीग्रेट कर दें तो टोटल हीट आ जाएगी। सुनो, मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूं। आपने वो पढ़ा था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्यू चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी से ले जाने में कितना वर्क होता था, क्यू इंटू डेल्टा वी, याद आ रहा है? तो मैं अभी यही कह रहा हूं, इंटीग्रेशन, इस सर्किट से करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है। तो जब चार्ज फ्लो होगा तो डीक्यू चार्ज को वी पोटेंशियल डिफरेंस से मूव कराना है। सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी, और डीक्यू चार्ज को फ्लो कराना है। तो डीक्यू चार्ज को वी पोटेंशियल डिफरेंस से फ्लो होने में कितना वर्क करना पड़ेगा, डीक्यू इंटू वी। मैं इसको फिर से लिख रहा हूं, देखो, H इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीक्यू इंटू वी, ये तो सब ऐसे चीज लिखा हुआ है, अपॉन यहां पे लिख रहा हूं मैं dt, और इनटू में लिख रहा हूं यहां पे dt। तो हीट प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, देखो ये dq अपॉन dt है, dq अपॉन dt मतलब क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मैं लिख देता हूं dq अपॉन dt इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि करंट। बोलो हाँ या ना? तो इसको क्या लिखूंगा, I इंटू वी इंटू डी टी। अगर इस रेजिस्टेंस से करंट फ्लो हो रहा है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो करंट, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट तो करंट भी कांस्टेंट, यस और नो? तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस भी कांस्टेंट, करंट भी कांस्टेंट, तो यहां से रिजल्ट क्या आएगा, यहां से आ जाएगा I कांस्टेंट बाहर रखा इंटू वी कांस्टेंट बाहर रखा, अंदर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, करंट टोटल टी टाइम के लिए फ्लो हुई, तो क्या आ जाएगा, हीट प्रोड्यूस्ड ऑन द रेजिस्टेंस कितना आया, आई वी डी टी का इंटीग्रेशन टी, लिमिट फ्रॉम 0 टू टी, तो कितनी हीट प्रोड्यूस हो गई, हीट इज इक्वल्स टू आई वी टी। उस रेजिस्टेंस से इतनी हीट प्रोड्यूस हुई है। यस, नहीं समझे, फिर समझाता हूं। मैंने ये कहा H इज इक्वल्स टू, आपके पास आया वी आई टी। यस, मैं फिर से बोल रहा हूं, थोड़ी सी बात फिर से सुनो, एक एक बात को फिर से समझाता हूं। मैंने कहा कि करंट, पूरा करंट तो एक साथ फ्लो नहीं रहा, कंटिन्यूसली कुछ चार्ज फ्लो होता जा रहा है, तो छोटा सा डीक्यू चार्ज फ्लो कराना है, कितने पोटेंशियल डिफरेंस से, वी पोटेंशियल डिफरेंस से। या अच्छा, वापस से सुनो, ऐसे नहीं समझ में आएगी तो दोबारा समझाता हूं। अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज बाय द बैटरी इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और ईएमएफ अगर पूरे क्लोज सर्किट की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी। उस पोटेंशियल डिफरेंस वी के वो क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज टू फ्लो वंस थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। तो यूनिट चार्ज के लिए वर्क डन वी, तो डीक्यू चार्ज के लिए वर्क डन डीक्यू इंटू वी। यस, तो बस इसी को फिर मैंने आगे सॉल्व किया है, डीक्यू में dt से डिवाइड भी किया और dt से मल्टीप्लाई किया भी गया, तो dq अपॉन dt क्या होता है, करंट, तो ये हो गया करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया। यस, अब अपन इसके आगे की बात कर रहे हैं। क्या आपके पास हीट फ्लो की वैल्यू कितनी आई, वी आई टी। क्या आप v को I इंटू आर लिख सकते हैं, यस। हीट कितनी प्रोड्यूस हुई, v की वैल्यू तो आपने लिखी आई आर इंटू, यहाँ पे ऑलरेडी I लिखा हुआ है, इंटू टी, तो हीट प्रोड्यूस इक्वल्स टू कितना हो गया, आई स्क्वायर आर इंटू टी। हीट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टेंस आर, देखो व्हेन आई करंट फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टेंस आर फॉर टाइम टी, तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, आई स्क्वायर इंटू आर टी। बात क्लियर है? चलिए आगे चलें। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता था, क्या, मेरे पास लिखा हुआ है H इक्वल्स टू वी आई टी। यस,
और आई की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन कैपिटल आर। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो आपके पास हीट कितनी हो जाएगी, आपके पास वी एज इट इज, यहां पे लिखेंगे वी अपॉन आर इंटू टी। यस, तो आपके पास कितनी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तीन फॉर्मूले हो गए, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला। तीनों फॉर्मूले अलग अलग काम आएंगे। पहला क्वेश्चन, एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन करो, समझो। क्या कहा जी आपको, 2 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू अ सर्किट एट 5 वोल्ट। एट 5 वोल्ट का मतलब सप्लाई कितनी अप्लाई की है, 5 वोल्ट। अरे हमारे घर में जो करंट आ रही है वो उसकी सप्लाई कितनी है, 220 वोल्ट की। तो कितने वोल्ट की सप्लाई है, रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं बताई गई है, राइट। तो क्या लिखेंगे, आपको करंट की वैल्यू गिवन है, सप्लाई में वोल्टेज कितना है वो गिवन है, कितने टाइम तक करंट फ्लो हो रही है वो गिवन है। तो क्या कहेंगे, हीट निकाल लेंगे। सुनिए जी, हीट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, वी आई टी। हीट इक्वल्स टू वी की वोल्टेज 5 वोल्ट, करंट 2 एम्पियर, टाइम 5 मिनट, मिनट को कन्वर्ट कर देंगे सेकंड में, एम केस में, एस फॉर सेकंड, राइट। तो हीट प्रोड्यूस्ड इज 10 इंटू 5 50, 50 इंटू 60 3000 जूल्स। बोलिए बात क्लियर है, यस, ओके। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। 5 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऑफ 16 ओम। एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस 16 ओम है और उससे 5 एम्पियर की करंट फ्लो होती है, कितने टाइम के लिए, फॉर 5 मिनट्स। करंट फ्लोज फॉर 10 मिनट्स। तो करंट दे रखी है, रेजिस्टेंस गिवन है, टाइम तो देना ही देना है। तो करंट है, रेजिस्टेंस है, तो ये वाला फॉर्मूला काम आएगा। क्या लिखेंगे, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। H इक्वल्स टू आई करंट, बोलो जी, 5 एम्पियर तो 5 का स्क्वायर इंटू आर, रेजिस्टेंस कितना 16 ओम, इंटू टाइम 10 मिनट्स। 10 मिनट्स को किस में बदलेंगे, सेकंड्स में, ये 60 हो गया। हाँ यार, अब सुनो, लिख लो इसको। हीट प्रोड्यूस्ड 25 आएगा, 16 को 4 इंटू 4 लिख लेता हूँ, 25 इंटू 4, बोलो जी 100। 100 एक 4 और बचा था, 400। 400 तो यहां तक किया गया, यहां तक सॉल्व करने से, यस। और ये है 600। तो क्या लिखेंगे, हीट इक्वल्स टू 24 इंटू 0 इंटू 1 2 3, इतने जूल्स हीट प्रोड्यूस होगी, या आप कहेंगे 240 किलो जूल्स, इतनी हीट प्रोड्यूस होगी। सिंपल है, आगे सुनो। एक क्वेश्चन है जी, अ हीटिंग कॉइल ऑफ 50 ओम is connected in a supply of 200 वोल्ट। 50 ओम की हीटिंग कॉइल को 200 वोल्ट की सप्लाई में कनेक्ट किया है। तो हीट का फॉर्मूला तो क्या लिखेंगे, वी। अब हीट का फॉर्मूला देखो, वोल्टेज दे रखा है, सप्लाई का वोल्टेज, रेजिस्टेंस दे रखा है, टाइम पूछा गया है, तो हीट का फॉर्मूला कहाँ मिलेंगे, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। पर ये हीटिंग कॉइल करके आ रही है, किसी पानी को गर्म कर रही है, 5 किलोग्राम पानी को गर्म कर रही है। तो इस 5 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री से बढ़ाकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है जी, करें जरा, सुनो जी। हीट इक्वल्स टू लिखेंगे वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1। हीट, पानी को गर्म कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, एम एस डेल्टा टी। बोलो याद आया क्या, पानी का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए एम कौन है, मास ऑफ वाटर, एस कौन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, डेल्टा टी कौन है, टेम्परेचर डिफरेंस।
तो ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर लो। यहाँ से तो कैलकुलेट किया हीट को, v स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर अपॉन r यानी कि 50 इंटू टी, तो ये हो जाएगा 4 1 2 3 4 40,000 अपॉन 50, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से कैंसिल किया, 800 जूल्स, इंटू टी भी तो था, इंटू टी भी था, हाँ जी 800 इंटू टी जूल्स, इतनी हीट प्रोड्यूस होगी। यस, और कितनी हीट चाहिए वाटर को गर्म करने के लिए, एम एस डेल्टा टी, पानी का मास 5 किलोग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो कैलोरी में तो लिख नहीं सकते, तो इसका एक और तरीका आता है 4200, 4200 जूल्स पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो एम के एस में लिख दूं, मैं फिर से बोलूं, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। 1 तो ऐसे कैसे, कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.2, फिर ये ऊपर तो जूल हो ही जाएगा, नीचे क्या लिखा हुआ है ग्राम, ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में, तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड या 10⁻³ से मल्टीप्लाई, तो अब ये हो जाएगा जूल पर किलोग्राम पर केल्विन भी कह सकते हो, पर डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते हो, राइट। ओके, तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 जूल्स पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन, एक ही बात है, ये लिख दिया मैंने। और डेल्टा टी 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाना है टेम्परेचर, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये आ जाएगा 30 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 150 इंटू 4200, इतनी जूल्स हीट चाहिए, बस इनको सॉल्व कर लो। ये भी हीट के फॉर्मूला है, ये भी हीट की वैल्यू है, तो लिखो 800 टी इक्वल्स टू 150 इंटू 4200। यस, 2 से कैंसिल किया 2100, यहाँ पे आ जाएगा 400, ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो t इक्वल्स टू 150 इंटू 21/4। हाँ जी, अब इसको तो सॉल्व ही करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा ये किस में आएगा, सेकंड्स में, ये टाइम किस में आएगा, सेकंड्स में, इसको मिनट में और कन्वर्ट कर लेते हैं, कैसे करेंगे, सुनो, t इक्वल्स टू 150 इंटू 21/4 और सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दो, तो 1 0 से 1 0 गया, फिर 3 से कैंसिल किया, तो यहाँ 7 और यहाँ 2, तो टाइम इक्वल्स टू 15 7 105 अपॉन 4 2 8, 13.1 मिनट टाइम लगेगा उस पानी को गर्म करने में। बोलिए ये बात क्लियर है क्या? यस। इसके आगे की बात अपन और करेंगे, कल करेंगे, राइट। आज के लिए इतना बहुत है।